हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीडरशिप, जिसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को पहले देख लें, इसके बाद आप पार्ट 2 को देखें। तो ये कंप्लीट टॉपिक है जो एक 10 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन बीएड में लॉन्ग आंसर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लीडर्स यानी नेतृत्व से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि लीडर क्या होता है। लीडर एक नेता होता है, यानी जिसको हम कहेंगे नेतृत्व करने की जिसमें क्षमता होती है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है, सबको सभी लोगों का मार्गदर्शन करता है और सारी एक्टिविटियों को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, ऑर्गेनाइज करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, लीडर कहेंगे। अब लीडर के हम कुछ सिद्धांत इस क्लास में देखते हैं। तो क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए नेतृत्व के। तो पहली बात अगर हम यहाँ पे करें कि नेतृत्व के सिद्धांत से नेतृत्व का विकास कैसे होता है, इस बात से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिद्धांत है। पहला, अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत की व्याख्या हम मनोवैज्ञानिक क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। मनुष्य जब किसी एक क्षेत्र में अयोग्यता रखता है तो वह अपनी इस योग्यता की क्षतिपूर्ति स्वयं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ कमियां होती हैं, फलता वे कमियों की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य क्षेत्रों में उत्तम कार्य कर नेता बन जाते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा भी सिद्धांत है कि हर एक इंसान हर एक क्षेत्र में नेता नहीं होता है। माना कि आप शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता आप खेल में एक अच्छे नेता बन जाएं और खेल के क्षेत्र में आप इतना अच्छा प्रदर्शन करें, इतनी विशिष्ट क्षमताओं का प्रदर्शन करें कि आप सबका नेतृत्व करने लग जाएं और आप उस क्षेत्र विशेष में एक नेता बन जाएं और आप उस क्षेत्र विशेष में सभी को गाइडेंस यानी मार्गदर्शन देने लग जाएं। तो ये भी एक सिद्धांत है, योग्यता में एक योग्यता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत सभी लोग याद रखेंगे, अयोग्यता में योग्यता का सिद्धांत, है ना। तो ये सिद्धांत भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। दूसरा सिद्धांत कौन सा है आपका, दूसरा सिद्धांत है संयोग का सिद्धांत। दूसरा है संयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी कोई व्यक्ति संयोग से ही नेता बन जाता है। किसी व्यक्ति को नेता बनने का संयोग तभी मिलता है जब उसके लिए निम्न 3 परिस्थितियां होती हैं। व्यक्ति की श्रेष्ठ व्यक्तिगत योग्यता, किसी प्रकार के संकट या समस्या का पैदा होना, व्यक्ति में समस्या समाधान की योग्यता, दर्शन के अवसर मिलना। कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग हैं जिनमें नेतृत्व के गुण नहीं होते हैं और जिनको नेता नहीं बनाया गया, लेकिन कभी कभी वो ऐसे छुटमुट समूह के नेता बन जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप हैं कहीं, आप जैसे 4-5 लोग हैं और उनमें से आपसे भी कम प्रतिभाशाली लोग हैं, तो वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी को देखकर उन सब में आप श्रेष्ठ यदि दिखाई देते हैं तो आपको क्या बना दिया जाएगा, आपको नेता बना दिया जाएगा। आपको क्या बना दिया जाएगा, आपको नेता बना दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संयोग से भी कभी कभी कोई किसी ग्रुप का नेता बन जाता है, किसी ग्रुप समूह का लीडर बन जाता है। किन आधारों पे, या तो उसमें समस्या समाधान करने की क्षमता पाई जाएगी तब, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि भैया कोई योग्य व्यक्ति हमारे सामने है नहीं, इन आपसे ज़्यादा आप ही एक योग्य व्यक्ति हैं, तो चलिए आप ही बन जाइए यहाँ पे नेता और आप ही कुछ समय के लिए चीज़ों को डील कीजिए, हैंडल कीजिए, सभी का मार्गदर्शन कीजिए, टेम्परेली आप एक नेता बन जाते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है दूसरे नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थर्ड है विलक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि नेतृत्व व्यक्ति की विलक्षण प्रतिभाओं का परिणाम है। इसके अनुसार कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताएं व गुण होते हैं जो दूसरे में नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप में कुछ दूसरे से भिन्न कुछ क्षमताएं होंगी
या आप उस क्षेत्र विशेष में योग्यता रखते होंगे, या आप में क्या होगी, कुछ उत्कृष्ट क्षमताएं होंगी या कुछ विशिष्ट योग्यताएं होंगी आप में, जो आपको नॉर्मल व्यक्तियों से अलग करती होंगी। चाहे वो आपकी बातचीत, भाषाई ज्ञान हो, चाहे वो किसी कार्य विशेष में दक्षता यानी आप निपुण हो किसी कार्य विशेष में, चाहे आप मार्गदर्शन का अच्छा गुण हो आप में, चाहे फिर आप दूसरों के सामने खुलकर पेश आने का गुण है, कोई ना कोई आपके अंदर एक विशिष्ट गुण होगा। इसके कारण भी आप एक नेता बन जाएंगे, है ना। एक नेता के तरीके आप सामने आकर प्रस्तुत होंगे। तो इन गुण के कारण भी आप क्या बना लेंगे, दूसरों को अपना अनुयायी बना लेंगे, यानी दूसरे आपके फॉलोअर बन जाएंगे। वो आपको क्या करने लग जाएंगे, वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। कब फॉलो करने लग जाएंगे, जब आप में कोई ऐसी गुण देखेंगे कि भाई, आप क्लास में ही ले लीजिए, कई सारे टीचर हैं, आप एक ऐसे टीचर हैं जिसमें से आपको क्या आता है, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है आपकी, बहुत एक्सपर्ट हैं आप इंग्लिश में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये होगा कि बाकी लोगों की अगर इंग्लिश थोड़ी वीक है तो वो आपको फॉलो करेंगे। वो कहेंगे नहीं मैम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती हैं और मैम बहुत अच्छी इंग्लिश में दक्षता है मैडम को, तो आपको फॉलो करेंगे लोग बाग। और कई जगह पर जहाँ इंग्लिश की बात होगी वहाँ आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको आगे खड़ा किया जाएगा। तो आप सभी को लीड करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, क्योंकि आप में क्या है, वो क्वालिटी है, आप में दक्षता है, आप प्रोफिशिएंट हैं। तो ये भी एक गुण होगा जब आप नेता बनेंगे, है ना। तो ये भी सिद्धांत है। चौथे नंबर का सिद्धांत देख लीजिए, संतुलन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के समर्थकों की मान्यता ये कि नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति के समस्त व अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। ये कहता है ये वाला सिद्धांत कि भाई क्या होता है, अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। संतुलित विकास होता है, असंतुलित विकास होता है, अर्थात कोई एक दो गुण वाले अधिक विकसित होते हैं तथा कुछ अनअपेक्षाकृत उतने विकसित हो पाते हैं। उन व्यक्ति का नेतृत्व संकट में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी नेता में शारीरिक शक्ति का बहुत अधिक विकास हो जाए तो वह भले बुरे की चिंता किए बिना भारतीय और तथा अकरणीय कार्य कर बैठता है, फलता उसका नेतृत्व खतरे में पड़ जाता है। देखिए, एक संतुलन का सिद्धांत भी है। ये सिद्धांत ये कहता है, मान लीजिए आप फिजिकली इतने फिट हैं तो आप कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो शारीरिक रूप से दक्ष व्यक्ति कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आपका नेतृत्व खतरे में बन जाता है और दूसरा व्यक्ति आपके कार्य को संभालेगा। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से हम इसको रीड करना चाहेंगे। देखिए, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये कहता है, इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि नेतृत्व का विकास तभी होता है जब किसी व्यक्ति के समस्त व अधिकांश नेतृत्व गुणों का संतुलित विकास होता है। यानी आप में सभी चीज़ों का संतुलन होना चाहिए। मतलब आप पढ़े लिखे तो हैं, आप मार्गदर्शन भी कर लेते हैं, आप अच्छी भाषा भी है, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, आप में वो योग्यताएं भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है तो लोग आपको नापसंद करेंगे। भले ही आप हर क्षेत्र में दक्ष हैं, निपुण हैं, लेकिन आपको लोग क्या करेंगे, कम पसंद करेंगे। मान लीजिए आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप में क्या है, आप में डर है, कहीं ना कहीं हेजिटेशन है। आप में क्वालिटी तो है, आप में योग्यता तो है, लेकिन आप में हेजिटेशन है। तो ऐसी स्थिति में आपका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा, है ना। ये भी एक सिद्धांत कहता है, मतलब संतुलित होना चाहिए हर चीज़, सारी चीज़ों का बैलेंस बनना चाहिए। यानी आप में दक्षता है तो आप में बोलने की क्षमता भी होना चाहिए, फेयर नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आप में मार्गदर्शन करने के लिए आपकी भाषा अच्छी होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप नेतृत्व तो कर लेते हैं लेकिन आपकी हाइट बहुत छोटी है तो लोग आपको देख के डरते नहीं हैं, या फिर आप वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं तो आप नेतृत्व करने लायक लगते नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अप्लाई होती हैं इसमें। तो चौथा सिद्धांत हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका 5वें नंबर का। 5वां सिद्धांत हमसे कहता है समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। क्या कहता है, समूह प्रक्रिया का सिद्धांत।
ये सिद्धांत कहता है कुछ विद्वानों का विचार है कि नेतृत्व, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ओके। कुछ विद्वानों का विचार है कि नेतृत्व समूह प्रक्रिया का परिणाम होता है। समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रियाएं, विचार विमर्श तथा परामर्श होते रहते हैं। इन्हीं के आधार पर कोई व्यक्ति समस्त समूह में से नेता उभर कर आता है, जो व्यक्ति समूह की आवश्यकता तथा समस्याओं की तुष्टि प्रदान कर देता है। कहने का मतलब 10 लोग हैं, एक ग्रुप है, एक संगठन है जिसमें 10 लोग हैं, सभी लोग आपस में विचार विमर्श भी करते हैं, आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो उन सब में श्रेष्ठ होगा। उनमें क्या होगा, उसमें वो गुण होंगे जो पूरे ग्रुप को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, पूरे ग्रुप को मैनेज कर सकता है, पूरे ग्रुप को सही दिशा में ले जा सकता है, सभी की योग्यताओं का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति भी होगा तो समूह उसी को अपना नेता मान लेगा। ऐसी स्थिति में वो पूरे समूह का क्या बन जाएगा, नेता बन जाएगा। तो ये भी एक सिद्धांत कहता है कि भाई समूह प्रक्रिया सिद्धांत की पूरे ग्रुप में कौन बेस्ट है, किसमें सारी क्षमताएं हैं, किसमें सारी एलिजिबिलिटी है, उसे हम क्या मान लेंगे, अपना नेता मान लेंगे। तो ये सभी 5 सिद्धांत हमने डिस्कस किए। पीछे एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। एक तो पहला था हमारा अयोग्यता में योग्यता का, दूसरा संयोग का सिद्धांत कि भाई संयोग बस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई किसी को हमें नेता बनाना पड़ता है, अदरवाइज हम पूरी बिना राजा की फौज लगेगी आपको। विलक्षणता का सिद्धांत, भाई किसी में कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी मिलेगी कि जो आम नहीं होगी, जो सभी में नहीं मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में उसे नेता बना देंगे। संतुलन का सिद्धांत कि भाई सारी चीज़ें इक्वल होना चाहिए, पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। समूह प्रक्रिया का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपसे कहता है कि ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो पूरे ग्रुप को लीड कर सकता है, उसमें वो क्षमताएं होंगी, तो वो व्यक्ति हमारा नेता बन के सामने आ जाएगा, उसे हम अपना नेता बना लेंगे। तो ये हमने सिद्धांत देखे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्रजातांत्रिक तथा निरंकुश नेतृत्व में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो प्रजातांत्रिक, दूसरा निरंकुश। प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, जिसमें सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाए, सभी को रिस्पेक्ट दिया जाए, सभी के विचारों को सम्मान दिया जाए, ये होता है डेमोक्रेटिक। निरंकुशवादी केवल अपने बारे में सोचता है, अपने फायदे के लिए चलता है और अपने ही विषय में सारे कार्य करता है, अपने ही फायदे के लिए सब चीज़ें करता है। तो इसमें अंतर है। पहला अंतर देख लेते हैं। सर्वोच्च सत्ता एक हाथ में न होकर विकेंद्रित होती है। विकेंद्रित यानी सभी को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। दूसरा है आपका, वहीं दूसरे हम देखें अगर निरंकुश में, तो सर्वोच्च सत्ता एक ही हाथ में होगी, एक ही नेता होगा। अगर उसने कह दिया कि भाई आज से बच्चे सभी 9 बजे स्कूल आएंगे, तो सभी बच्चे 9 बजे ही स्कूल आएंगे, है ना। ये होता है आपका प्राइवेट और ये होता है आपका सार्वजनिक, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, भाई सभी को सम्मान मिलेगा, सभी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट होगी। जबकि निरंकुशवादी में क्या होगा, नेता की ही सुनी जाएगी, नेता ही जो डिसीजन देगा सब उसी को फॉलो करेंगे। तो ये एक अंतर हो गया। थर्ड नंबर का अंतर देखते हैं। नेता की शक्तियां स्वयं, नेक्स्ट होगा, नेता की शक्तियां स्वयं समूह के अंदर से प्राप्त होती हैं, यानी जो सब लोग कहेंगे सभी के हिसाब से, मतलब उसमें शक्तियां रहेंगी। नेता जो लीडर होगा वो क्या करेगा, उसके वो जो कुछ पेश करेगा उसमें सभी की सहमति रहेगी, उसे जो शक्तियां दी गई हैं उससे सभी लोग सेटिस्फाइड हैं, सभी वो चाहते हैं। यानी एक अगर लीडर कह रहा है कि 8 बजे स्कूल खुलेगा, तो मतलब सभी बच्चे भी चाहते हैं कि 8 बजे स्कूल खुले, टीचर भी चाहते हैं कि 8 बजे स्कूल खुले, सारे लोअर क्लास के जो आपके वर्कर्स हैं वो सभी भी चाहते हैं कि 8 बजे स्कूल खुले। तो इसमें सभी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे निरंकुशवादी में, तो इसमें क्या होगा, सभी की फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। नेता शक्तियाँ महाशक्ति के आधार पर अर्जित करता है ना, समूह के अंदर से नहीं, बल्कि ये बाहरी, यानी हमें किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा, हमारा खर्चा किस में कम हो रहा, हमें लाभ किससे अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा,
उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा। किससे हमारा पैसे की बचत हो रही है, किससे हमें लाभ हो रहा है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगा। फोर्थ अंतर देख लेते हैं, सभी के मध्य समान व्यवहार किया, भाई सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, डेमोक्रेसी है। क्या है, डेमोक्रेसी है, तो सभी को सम्मान मिलेगा। यहाँ पक्षपातपूर्ण भी होगा कि भाई जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, जो कम सैलरी में दुगनी मेहनत करेगा उस टीचर को हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। बाकी अगर कोई टीचर अपने हक की बात करता है या फिर अपने ड्यूटीज़ की या फिर अपने जो उसके भाई अधिकार हैं उनकी बात करता है, तो उसको आप डिसलाइक करेंगे यहाँ पे निरंकुशवादी में। नेक्स्ट है, यहाँ शोषण के अवसर नहीं होते। भाई सार्वजनिक चीज़ें हैं, शोषण आप नहीं कर सकते किसी का। जबकि प्राइवेट में आपसे फीस भी ले ली जाएगी और आपको 10-10 दिन की छुट्टियां भी दे दी जाएंगी बिना फीस के, आपको बिल्कुल स्कूल में आने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपका कहीं ना कहीं शोषण भी होगा यहाँ पे। या फिर एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया कि 2,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और आपसे काम करवाया जाएगा 10,000 रुपये का, है ना, 10,000 रुपये का। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो इसे कहते हैं प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और उसके उदाहरण क्या है, सॉरी, इसको हम कहेंगे अंतर है, अधिकतम सदस्यों की सहभागिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे दो टीचरों का 10 टीचरों का काम 2 टीचरों से ही करवा लेंगे यहाँ पे। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर लक्ष्य पूर्ति के लिए क्या विधियाँ अपनाई जाएँ, इसकी सहमति निश्चित होगी। यहाँ पे क्या होगी, लक्ष्य पूर्ति की नीतियाँ एवं विधियों का निर्धारण केवल नेता करेगा कि भाई किसमें हमें फ़ायदा है। प्रशंसा व निंदा का कोई ठोस आधार होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम बुराई करने लग गए और फ़ायदा हो रहा तो ठीक ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई आधार नहीं होगा। यहाँ पे केवल आपका ऐसा होगा, निरंकुशवादी में होगा कि भाई प्रशंसा निंदा का कोई ठोस आधार नहीं है। अगर फ़ायदा हो रहा तो हम अब उसकी प्रशंसा करते चले जाएंगे, और अगर वो हमारी नहीं सुन रहा, हमें फ़ायदा नहीं है, तो हम उसकी क्या करते जाएंगे, बुराई करेंगे। नेक्स्ट अंतर है, नेता की अनुपस्थिति में भी सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप एम्प्लॉयज़ का शोषण करेंगे तो वो भी आपका शोषण करेंगे। यहाँ पे अगर आप नहीं होगे तो वो भी मस्ती करेंगे, टाइम पास करेंगे। नेक्स्ट अंतर देख लेते हैं, इनमें सदस्यों के बीच सहयोग प्रेम बना रहेगा। यहाँ पे चापलूसी रहेगी, षड्यंत्रकारी रहेगी, झगड़ा रहेगा, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। ज़्यादातर आपने देखा है कि लड़कियां या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टर्स वगैरह से अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं और बैठे भी रहते हैं, काम भी नहीं करते हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ का शोषण करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। ऐसी चीज़ें आप देखने को देख पाएंगे, ऐसा होता भी है। और नेक्स्ट है, असफलताओं के लिए सभी अपने को दोषी मानते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा, कोई किसी को दोषी नहीं मानेगा, यहाँ पे अपने आप को दोषी नहीं मानेंगे। नेता इतनी अधिक निर्भरता नहीं होती है, और यहाँ पे ज़्यादा जैसा लीडर कहेगा वैसा होगा। व्यक्ति संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, ये खुद के फ़ायदे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10-15 नंबर का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जहाँ से हमने दोनों में अंतर देख लिया। यहाँ पे पहला आपका प्रजातांत्रिक और दूसरा निरंकुशवादी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रभावी नेतृत्व के विकास के सोपान। प्रभावी नेतृत्व के विकास के सोपान, अब इसको भी देख लेते हैं। प्रभावी नेतृत्व के विकास के सोपान, देखिए, शिक्षक विद्यालय में एक नेतृत्व की भूमिका निभाता है जो प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का विकास करता है। इसके लिए कुछ सोपान है। पहला है आपका, विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रभावी नेतृत्व के लिए जानना आवश्यक है कि नेतृत्व का निर्माण किन उद्देश्यों की, थोड़ा सा जूम करते हैं, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो पहले हमें उद्देश्य निर्धारण करने पड़ेंगे, तभी हम आगे की चीज़ें जो अपना एजुकेशन नेतृत्व है उसको हम बना पाएंगे। अच्छा इफेक्टिव तभी बनेगा। पहले हम प्लानिंग करेंगे, पहले हमारे उद्देश्य क्या है वो पहले हम एक पेज पे लिखेंगे। प्रभावी नेतृत्व के लिए जानना आवश्यक है नेतृत्व का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए आप नेतृत्व क्यों कर रहे हैं। उदाहरण हेतु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित, जैसे आप देखते हो कि भाई आपको
आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, आपके क्या उद्देश्य हैं, आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने उद्देश्य बनाएंगे। जैसे आपके सामान्य उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्य हैं, आप लेसन प्लान के अंतर्गत बनाते हैं, तो पहले आप अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही आप काम करेंगे। तो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, सरल बनाए जाने हेतु अध्यापक अध्यापिकाओं को भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपन्न किए जाने हेतु दल और भिन्न भिन्न वर्गों में भी विभाजित करना होता है ना। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे कि भाई आपका क्या हो, किस उद्देश्य, पहले मतलब कहने का ये कि पहले आप उद्देश्य निर्धारित कीजिए। दूसरी चीज़ फिर प्लानिंग करेंगे। आप जो आपने उद्देश्य निर्धारित करें उनके लिए आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। आप प्लानिंग में क्या करेंगे, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हो तो भिन्न भिन्न योजनाएं बनाएंगे कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे। संगठन जोड़ेंगे, आप कर्मचारी नियुक्त करेंगे, छात्रों और उनके कार्य हेतु भौतिक संसाधन भी लाएंगे। ऐसा नहीं है टीचर्स आ गए और टीचर्स तो आ गए, ब्लैक बोर्ड है नहीं है, या फिर आपके पास भाई टीचिंग मटेरियल एड्स है नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर कहाँ से हो पाएगा काम। तो ये सब चीज़ें आपका होना, फिर प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है आपका संसाधन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है आपका संसाधन उपलब्ध कराना। तो फिर हम अब हमारे पास हमारे उद्देश्य भी निर्धारित हो गए, प्लानिंग भी हमने कर ली क्या कैसा करना है, फिर हमें संसाधन लाना पड़ेगा। संसाधन अब हमारे पास होना जरूरी है। जब तक हमारे पास भौतिक या अभौतिक संसाधन नहीं होंगे तब तक अब हम उन पर कार्य कैसे करेंगे, उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करेंगे। तो नेतृत्व का मुख्य सोपान संसाधन फिर उपलब्ध कराएंगे। जैसे मान लीजिए आप स्कूल है, एक स्कूल आपने खोल लिया, भाई स्कूल का उद्देश्य आपका है कि शिक्षा देना, सभी को शिक्षित करना, है ना, या फिर तो आपका निजी लाभ कमाना, ये आपका उद्देश्य है। इसके लिए आप योजनाएं बनाएंगे कि हमें भाई 10 टीचर की आवश्यकता है, 100 कुर्सियों की आवश्यकता है, 5-10 रूम की आवश्यकता है, एक स्टाफ रूम बनेगा, एक इस तरीके से आपको आवश्यकता है। इसके बाद आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता के अतिरिक्त भौतिक संसाधन क्या क्या चाहिए, भाई वॉशरूम होना चाहिए एक गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, इसके साथ साथ एक स्टाफ रूम भी टीचर्स के लिए होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका एक लाइब्रेरी भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप संसाधन जोड़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखा जाए कि किस कार्य के लिए दिया जा रहा है, इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है संसाधन, उसी आधार पर आप उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट है आपका गतिविधि का निर्धारण। अब आपके पास संसाधन तो आ गए, अब आप कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, है ना, ताकि आपकी जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्या हो, इफेक्टिव हो, प्रभावशाली हो। तो आप कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे अब ये डिसाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, नेतृत्व से पहले गतिविधियों का निर्धारण करना होता है। उदाहरण हेतु अध्यापक विद्यार्थियों होती विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित करता है, जिससे विद्यार्थियों के दिमागी स्तर का ध्यान रखता है, उसी के अनुसार उनका विभाजन करता है, जिससे प्रभावी निर्माण करने में सहयोग मिलता है। मतलब अब आप एक्टिविटी सोचिए कि बच्चे हमने बुला लिए, 100 बच्चे हमारे क्लास में आने लगे स्कूल में, हमारा उद्देश्य था हमें शिक्षा देना है या फिर निजी लाभ कमाना है। अब हम आगे कैसे करेंगे, एक्टिविटी कैसे करवाएंगे। तो इसमें आपको डिसाइड करना है बच्चों का मानसिक स्तर, भाई किस लेवल के बच्चे हैं, बच्चे किन एक्टिविटियों को पसंद करते हैं, किन बच्चों को किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, कैसे उनका मानसिक विकास होता है, और किन चीज़ों को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, किस टेक्निक से ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं, कौन से संसाधन आप उन्हें उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चा अपना अच्छा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे। तो ये सभी चीज़ें आप फिर डिसाइड करेंगे। तो एक्टिविटी आपको क्या करवाना है, कैसे आपको अपने उद्देश्य प्राप्त करना है। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव बनाने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए और शैक्षिक नेतृत्व को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण। भाई नेतृत्व कर रहा, जो लीडर कर रहा, लीडर है जो नेता है, उसकी योग्यता क्या है। भाई सब कुछ हमारे पास आ गया, अगर हमारा मैनेजर ही ठीक नहीं है, हमारा लीडर ही ठीक नहीं है, तो हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो किस दिशा में जा रहा है, वो तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, उसका पतन ही होगा अगर वो योग्य नहीं है। तो हमें योग्यता निर्धारण करना है। एक सफल नेता निर्माण करने से पहले उसकी योग्यता का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। क्या वह योग्यता के मापदंडों को पूर्ण कर रहा है, और उसी के अनुसार उसे दल में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में आप दे दोगे तो वो आपके इंस्टीट्यूशन को क्या कर देगा, इंस्टीट्यूशन को पूरा खतरे में डाल देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर उचित विकास होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं कि शैक्षिक नेतृत्व के विकास के सोपान ये हैं। अगर आपको शैक्षिक नेतृत्व को प्रभावी बनाना है तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला होगा विभिन्न उद्देश्य पहले निर्धारित करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर संसाधन जोड़ेंगे, फिर एक्टिविटी सोचेंगे क्या करवाएं बच्चों के साथ, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में नेतृत्व
करने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा है, ना तो वो सारी आपकी नैया कहाँ डुबो देगा, सारी नैया आपकी डुबो देगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी नेता के सामान्य गुण। भाई नेता के गुण देखिए, लीडर में, एक नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए, एक नेता में क्या क्या गुण होना चाहिए। पहला तो शारीरिक गुण, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को, अगर नेता अगर फिजिकली फिट नहीं है, अगर उसके फेस के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, देखने में भद्दा ना लगे, शरीर की ऊंचाई परफेक्ट हो, समूह के सदस्यों से अधिक कम या ज़्यादा ना हो, ऐसा ना हो कि भाई सदस्य लोग हैं 5-5 फुट के और वो कितना है 4 फुट का है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ना हो 7 फुट का ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। वजन कैसा होना चाहिए, ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ें। इसके साथ साथ दुबला, ना ज़्यादा दुबला हो ना ज़्यादा मोटा हो, ये सभी चीज़ें उसमें देखी जानी चाहिए। उत्साह होना चाहिए, कुछ करने की क्षमता होना चाहिए, स्फूर्ति होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई लेजी टाइप हो कि हम तो जाते नहीं, तुम ही कर लाओ ऐसा काम, है ना। तो कई बार ऐसा करने के चक्कर में, लेजीपन के चक्कर में आपकी संस्था कहीं ना कहीं क्या हो रही है, फॉल हो रही है, यानी पतन हो रहा है आपकी संस्था का, है ना। तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें फिजिकल गुण होना चाहिए। इसके साथ साथ बौद्धिक भी देख लीजिए। बौद्धिक की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होना चाहिए, बौद्धिक की अगर हम बात करें, देखिए बौद्धिक गुण देख लीजिए, नेता में उच्च बौद्धिक योग्यताएं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे ज़्यादा तेज बुद्धि के तो उनके कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है, कर्मचारी से भी ज़्यादा तेज बुद्धि होना चाहिए। यानी कहाँ क्या हो रहा है एकदम दिव्य दृष्टि होना चाहिए, क्लेवरनेस होनी चाहिए, चालूपन होना चाहिए, दिमाग में एक्टिव होना चाहिए, और बुद्धि इतनी तेज होना चाहिए कि भविष्य में आने वाली समस्याओं को वो वर्तमान में पहचान ले, ऐसी क्षमता होना चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें नीतियों का निर्धारण कर ले, और ऐसी समस्याएं जो भविष्य में आने वाली हैं उनसे सुलझने के लिए वो वर्तमान में प्लानिंग कर ले और उनको हल कर ले और उनको आने से रोक ले। तो ऐसी बुद्धि होना चाहिए। नेक्स्ट है उद्दीपकता। उद्दीपकता यानी आप में क्या होना चाहिए, उद्दीपकता यानी ये नहीं है कि आप एकदम चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं किसी स्टाफ से, या फिर एकदम हंसते हंसते रहते हैं आप, या फिर क्या रहते हैं आप एकदम काम 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 लगे रहते हैं कि ये काम करो वो काम करो, ऐसा करो वैसा करो, ये करते रहते हैं। या फिर तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही एडवांस बोलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। कभी गुस्सा कर दिया तो कभी प्यार से भी बोल दिया, कभी हंस दिया तो कभी क्या कर दिया, कभी हंस दिया तो कभी लोगों के साथ मिलजुल कर उनके साथ खाना खा लिया, तो कभी उन्हें मोटिवेट भी कर दिया। इस तरीके की एक्टिविटी एक नेता में होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा आलसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए, हमेशा दुखी रहने वाला भी नहीं होना चाहिए कि अपना आप में ही परेशान है आप, तो आप संस्था के लिए क्या काम करेंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी दूरदर्शिता। जैसे मैंने पीछे बताया कि अगर आप में ऐसी क्षमता नहीं है कि भविष्य में कौन सी दिक्कत आने वाली है, आगे का नहीं सोचते आप, तो आपको पता ही नहीं है कि भविष्य में आगे क्या दिक्कत आने वाली है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप में क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे काम का है और ये समस्या अब आने वाली है, इस एक्टिविटीज़ का प्रभाव ये पड़ेगा, है ना। तभी आप संस्था के लाभ के विषय में सोच पाएंगे और तभी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कार्यों को निष्पादित कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है एक लीडर में। अगर एक लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो दूसरों में कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल सही है कि अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको अगर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें आप क्या कर लेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे और संकोच में फंस जाएंगे आप, है ना। वहीं दूसरा उन चीज़ों का लाभ उठा के आपसे आगे निकल जाएगा। यानी आपका ये स्कूल है, आप यहाँ के लीडर हैं, दूसरा स्कूल यहाँ पे है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आपके स्कूल में, और दूसरे नेता में सेल्फ कॉन्फिडेंस की अधिकता है या फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें, तो उसकी संस्था आपसे आगे निकल जाएगी और आपकी पिछड़ी जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। संकल्प शक्ति, भाई डिसीजन लेना, संकल्प लेना। कभी कठिन समस्याएं भी आ सकती हैं, हमेशा ऐसा तो है नहीं कि लाभ ही लाभ होगा संस्था में। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएंगी कि भाई बच्चे हैं फीस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या हैं जिनके साथ हमें कॉपरेट करना है, तो ऐसी स्थिति में
सबको आपको संतुलन बनाए रखना है और संकल्प भी लेना है। नेता में जब तक दृढ़ शक्ति नहीं है तब तक वह गंभीर समस्याओं से लड़ नहीं सकता है ना। कठोर समय में भी साहस के बिना विचलित हुए जो नेता कार्य करता है वही अपने अनुयायियों का आदर्श बन जाता है। ऐसा नहीं है कि समय खराब चल रहा है और आप भी उसके साथ अपने आप को दीनहीन समझने लग गए, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, वो भी क्या होने लग जाएंगे, वो भी यहाँ वहाँ होने लग जाएंगे, वो भी आप डिमोटिवेट होने लग जाएंगे आपस में। ये भी ज़रूरी है। सामाजिकता भी ज़रूरी है भाई, सामाजिक गुण भी आप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपना काम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक अपना ड्यूटी करने आए हैं यहाँ पे या पैसे कमाने आए हैं। सामाजिकता भी ज़रूरी है ना। समाज के लोगों के साथ प्रेम भाव, सद्भावना होना चाहिए, सभी के कल्याण की भी सोचना चाहिए, सभी का भला हो, सभी खुश रहें और सभी के भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। ये चीज़ें भी लीडर में होना चाहिए। लोचशीलता, फ्लैक्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है आज आपने गुस्सा कर लिया, नाराज हो गए तो आप हर वक्त उस व्यक्ति से आप लड़ते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, नाराज करते रहेंगे, उसको भला बुरा कहते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। कभी आपने गुस्सा कर लिया तो कभी आप उसको बुला के उससे हंसी, प्रेम भाव और उसका रिस्पेक्ट भी करेंगे, उससे अच्छे से बात भी करेंगे। फ्लैक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर में। अगर आप फ्लैक्सिबल नहीं हैं तो उक्त व्यक्ति जिससे आपने मिसबिहेव किया, जिससे आपने स्ट्रिक्टनेस दिखाई, वो आपसे नाखुश रहेगा और आपको धीरे धीरे क्या करने लगेगा, इग्नोर करने लगेगा। तो हर एक व्यक्ति के साथ साथ एक लीडर में भी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेतृत्व। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी आप लोगों की आज। देखिए इसको हम लोग 2 क्लास में कर लेंगे। खैर देखिए नेतृत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी है ये देख लेते हैं जरा थोड़ा सा, कि हमें लीडरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ज़रूरत क्या पड़ी हमें लीडरशिप की। सबको अपना काम आता भाई, टीचर हैं, उन्होंने डीएड, डीएलएड, बीएड वगैरह कर रखा है, ट्रेनिंग कर रखी है, इतने क्वालिफाई हैं, इनको क्या गाइड करने की हमें ज़रूरत पड़ गई, है ना। प्रिंसिपल है वो भी पढ़ा लिखा है, कर्मचारी गण है वो अपना काम कर ही लेंगे, है ना। अब हमें इन सब के अतिरिक्त एक लीडर की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो इसके लिए प्लानिंग करने के लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ गई, संगठन करने के लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ गई। क्या एक संगठन करना है भाई, हमने प्लानिंग कर ली, इसके साथ साथ हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है, संगठन बनाना है, अपनी एक अपना ग्रुप बनाना है, एक अपनी यूनिटी बनाना है जो हमारे कार्यों को निष्पादित करेंगे, संपादित करेंगे। फिर हमें प्लानिंग करना है, नीतियाँ बनाना है, पॉलिसीज़ बनाना है, फिर उनमें समन्वय भी होना चाहिए। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन आपस में जलन, ईर्ष्या, कारिता, ये सब चीज़ें ना हो, समन्वय बना रहे, नियंत्रण बना रहे, कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं है 8 बजे टीचर का टाइम है, 9 बजे टीचर आ रही है और 11 बजे स्कूल छोड़ के चली जा रही है तो ये चीज़ें ना हो। प्रतिनिधित्व करना है सभी का, यानी कि सभी किसी एक व्यक्ति को फॉलो करें और सभी किसी एक व्यक्ति की कह सकते हैं हम लोग, एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करें। ऐसा नहीं है एक इस साइड जा रहा है, दूसरा उस साइड जा रहा है, प्यून कहेगा हम तो 10 बजे आएंगे, टीचर कहेगा हम तो 12 बजे आएंगे, 1 बजे चले जाएंगे, और बच्चे कहेंगे हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाना ही ठीक है, ज़्यादा क्या करेंगे जाके। तो ये ना हो, लीडर एक होगा। प्रेरणा प्रदान करना, सबको मोटिवेट करना। कई बार हमारे काम में शिथिलता आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, नीरसता आ जाती है, तो ऐसे में एक लीडर ही होता है जो हमें एक एनर्जी देता है। तो ये काम भी है लीडर का, इसीलिए इन सब कामों के लिए हमें लीडर की ज़रूरत पड़ गई, इसीलिए हमें इन सब कामों के लिए लीडर की ज़रूरत पड़ गई। तो ये है लीडर की ज़रूरत, ये है लीडर की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी दे रखी है। क्रियान्वयन करना, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए हमने जो कुछ नीति निर्धारण की हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनका दिशा निर्देश करने के लिए, उनको संपादित करने के लिए भी हमें लीडर चाहिए। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी, कि भाई कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसे दंड देना है, और कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको हमें सम्मानित करना है। इसके लिए भी हमें क्या है, हमें एक लीडर की ज़रूरत है। कक्ष में एक नेता होता है और उसे यह सभी कार्य और दायित्व पूरे करने होते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है।
अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व, तो शिक्षा में हमें नेतृत्व की क्या है, क्या रोल है, ये हमें देखना है। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की बात सबसे पहले अमेरिका में उठाई गई थी, ये आप याद रखेंगे। शिक्षा तकनीकी के विकास के साथ साथ शिक्षा प्रशासन में सफल नेतृत्व के महत्व को भी स्वीकार किया गया, यानी कि नेतृत्व भी जरूरी है, एक सफल नेता भी जरूरी है, ये भी स्वीकारा गया कहीं ना कहीं, है ना। टेक्निकल यानी तकनीकी के विकास के साथ साथ एक नेता की भी जरूरत है, ये भी एक्सेप्ट किया गया। विज्ञान तकनीकी शैक्षिक विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ ही साथ शिक्षा प्रशासन में नेतृत्व की भी मांग बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। शिक्षा प्रशासन में नेतृत्व के बढ़ते हुए महत्व के कारण आज हम केंद्रीय शिक्षा प्रशासन से लेकर स्थानीय शिक्षा प्रशासन तक नेतृत्व की बात करने लगे, यानी स्टेट लेवल पर बात करें हम, चाहे हम ग्रामीण लेवल पर बात करें और चाहे हम केंद्र लेवल पर बात करें, सभी जगह हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ रही है ना। आज ये स्वीकारा गया है कि भाई बहुत ज़रूरी है एक सफल नेता की आवश्यकता, है ना। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करे विभिन्न विद्वानों की शैक्षिक सिद्धांतों तथा प्रकारों के आधार पर शिक्षा प्रशासन के लिए पृथक पृथक नेतृत्व शैलियों का विकास किया गया। अब कुछ नेतृत्व की शैलियाँ बनाई गई हैं, किन शैलियों का यूज़ हमें नेतृत्व में करना है। उदाहरण के लिए अमेरिका के एक व्यक्ति थे नेस्विले, जिन्होंने शैक्षिक प्रशासन के लिए एक नेतृत्व शैली का विकास किया था, जिसको आज हम देखेंगे। नेतृत्व शैली का एक विकास किया था। इस शैली में नेस्विले ने नेतृत्व के 3 पक्ष बताए थे। तो नेस्विले की हम आज देखेंगे कि इन्होंने कौन सी शैली दी थी नेतृत्व की, है ना। शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व के लिए इन्होंने एक शैली दी थी। इन्होंने 3 पक्षों पर बल दिया था। पहला आपका कार्य, दूसरा कार्य करने का ज्ञान, कार्य विद्या का ज्ञान, और तीसरा है सिद्धांत, तीसरा है सिद्धांत। तो ये बात की थी। इन्होंने एक त्रिकोण बनाया था और जिसमें क्या लिखा था इन्होंने, कार्य और कार्य करने की विधि, कार्य करोगे और कैसे करोगे, और थ्योरी क्या होगी आपकी, है ना। एक तो कार्य करोगे और कार्य कैसे करोगे और थ्योरी क्या होगी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक नेता को सफल नेतृत्व के लिए कार्य, कार्य विधि तथा सिद्धांत पर तीनों ही घटकों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। आप काम करने आए हैं, आप एक नेता बन के आए हैं, आप क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे और आप किस सिद्धांत पर काम करेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बातें बताई गई इसमें। कार्य से संबंधित कौशलों की जानकारी होना चाहिए नेता को, कार्य के प्रति आवश्यक अभिप्रति होना चाहिए, कार्य की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए कि किस टाइप का काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में गए और आप काम कैसे करने लगे, एक मतलब आप किसी दूसरे संस्था की तरह काम कर रहे हैं। तो स्कूल के नियम कुछ अलग हैं, कार्य करने की प्रवृत्ति का अवरोध, ये सभी चीज़ें आप में होनी चाहिए। नेस्विले के अनुसार नेता को शिक्षण प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए। भाई सबका ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए बस आपको आता कुछ नहीं, इसके पहले आपने स्कूल देखा नहीं, है ना। तो शिक्षा प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत, इन सिद्धांतों के पालन से ही शिक्षा प्रशासन सफल होगा। जैसे विकेंद्रीकरण, जिसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिव, सभी की आवश्यकताओं को, सभी की इच्छाओं को, सभी की चीज़ों को सम्मान दिया जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है इसमें समानता, सभी को मिलना चाहिए शिक्षा। भाई ऐसा नहीं 2-4 होशियार बच्चों को पढ़ाना है, बाकी को हमें पढ़ाना नहीं। सांस्कृतिक अनुरूपता, स्वतंत्रता सभी को, कि भाई कोई हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी पढ़ने उसे मिले, ऐसा नहीं कि आप भी मैथ पढ़ेंगे ज़बरदस्ती। सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत योग्यता और सहयोग का सिद्धांत, ये सभी इन्होंने बताए हैं। नेस्विले के अलावा ट्रेली और फ्रैंकलिन ने भी नेतृत्व की शैलियाँ दी हैं, ये आप याद रखेंगे। शिक्षा प्रशासन के लिए नेतृत्व शैली का विकास किया। शैली के नेतृत्व को एकीकृत प्रारूप नाम दिया गया। इस शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के 4 तत्व हैं। देख लीजिए, सफल नेतृत्व के 4 तत्व हैं, तो ये भी आप देख लें। नेता होना चाहिए, दूसरा अनुयायी, संगठन और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। तो ये नेस्विले की बात खत्म हो गई यहाँ पे। नेस्विले के अलावा अब ये टेरी और फ्रैंकलिन नाम के व्यक्ति ने भी कुछ काम किया है। टेरी और फ्रैंकलिन नाम के व्यक्ति ने भी कुछ काम किया है। तो इन्होंने कहा है शिक्षा प्रशासन के लिए नेतृत्व शैली का विकास इन्होंने भी किया है। इसे एकीकृत कहते हैं। इसमें 4 चीजें, नेता, अनुयायी, संगठन और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। टेरी और फ्रैंकलिन ने क्या कहा है, विशेषताएं होना चाहिए। क्या क्या, प्रबंध के उद्देश्यों के साथ तादात्म्य, यानी कि सबके साथ एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि क्या उद्देश्य, ऐसा नहीं कि आपके उद्देश्य कुछ और हैं और मैनेजमेंट के उद्देश्य कुछ और हैं।
समूह की आवश्यक समस्याओं के समाधान में रुचि एवं सहयोग, भाई ग्रुप में जो समस्याएं हैं या फिर उनके समाधान है तो उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और हेल्प करना चाहिए, ये चीज़ भी पाई जाना चाहिए। अनुयायियों का बौद्धिक स्तर एवं अनुभव, तो भाई जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका मेंटल लेवल ऐसा नहीं है कि कक्षा 1 को पढ़ाने वाली शिक्षिका है उससे आपने बोल दिया कक्षा 9 के विद्यार्थियों को आप गणित पढ़ाइए, तो ये कैसे संभव है, तो ये चीज़ भी आप में होनी चाहिए। अनुयायियों में स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको आपने एक बांध रखा है मुट्ठी में कि भाई वो अपने कुछ उनके कुछ रूल रेगुलेशन है या फिर उनकी कुछ चॉइस है उसको वो कर नहीं पा रहे हैं जैसे वो काम करना चाहते हैं। नेतृत्व के इस एकीकृत प्रारूप का तीसरा संगठन तत्व संगठन है। संगठन में क्या रहेगा, कार्य का स्वरूप, विशेषीकरण, कार्य की निश्चितता और तकनीकी का प्रभाव, ये सभी चीज़ें देखी जाएंगी। नेतृत्व के एकीकृत मॉडल जिसको किसने दिया था, जिसको आपका दिया था टेरी और फ्रैंकलिन ने दिया था। इसमें एकीकृत मॉडल में क्या चीज़ें मिलेंगी, चौथा तत्व है सामाजिक मूल्य, जो हमने पीछे इसमें देखा था, चौथा तत्व था आपका था सामाजिक मूल्य। संगठन हम देख चुके हैं, नेता भी देख चुके हैं, अनुयायी भी। सामाजिक मूल्य में देख लेते हैं, इसमें क्या रहेगा, बाहरी पर्यावरण भी देखें आप भाई, कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब बाहर बच्चे जो आ रहे हैं वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं जानते हैं और आप उन्हें हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं उनको भी देखा जाए। विशेषीकरण, कार्य की निश्चित यहाँ देखते हैं बाहरी प्रभावक, सांस्कृतिक शक्तियाँ, भाई संस्कृति कैसी है बच्चों की, किस कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, कौन से तत्व हैं बाहर से जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे उन्हें अपने वातावरण में ढालना है। समुदाय एवं समाज का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, किस समुदाय से बच्चे आ रहे हैं, कैसा उनका समाज है, कैसी उनकी भाषा है, कौन सी उनकी मातृभाषा है और कैसे बैकग्राउंड से बच्चे, ये सभी चीज़ें भी देखना चाहिए। निर्णय और क्रियान्वयन में दक्षता, तो भाई आपको निर्णय लेने में भी दक्षता होनी चाहिए जो कि होती है एक नेतृत्व की। तो ये सब हमने देखा, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने एक थ्योरी भी डिस्कस यहाँ पे कर ली। एक शैली थी किसकी, नेतृत्व की शैली थी, किसने दी थी, नैशविले, जो अमेरिका के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक शैली दी थी, 3 पक्षों पर बल, कार्य, कार्य विद्या का ज्ञान और सिद्धांत। तो ये हमने देखी ट्रायंगुलर थ्योरी। इसके साथ साथ हमने एक और व्यक्ति की देखी, टेरी और फ्रैंकलिन ने भी कुछ 4 तत्वों को यहाँ पर डिस्कस किया हमने। तो ये था आज की क्लास, कैसी लगी आपको क्लास, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया है तो लाइक भी कर लें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे भी जो आपके सजेशन हैं उसका ऑलवेज़ वेलकम रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद सभी को।